बेटा, इन अपठित गद्यांश है जो पेपर में तुम्हारे आता है 8 से 10 नंबर तक का। तो अपठित गद्यांश ये 9th और 10th दोनों क्लास के बच्चों के लिए समान रूप से आता है। अपठित गद्यांश में क्या करते हैं कि नीचे एक पैराग्राफ दे देंगे और उसी के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे। तो तुम्हें उस प्रश्न का उत्तर इसी में से निकालना होता है। कुछ व्याकरण का भी पार्ट दे देते हैं, जैसे क्रिया, विशेषण, कर्तृपद जिसको कर्ता बोलते हैं, कर्म पद पूछते हैं ना। तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहला ध्यान रखना है कि गद्यांश को पढ़ लेना, फिर नीचे से प्रश्न का उत्तर लाइन टू लाइन मिला के भी छांट सकते हो और उसको चुन के लिख सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जो है पढ़ना गद्यांश है। और मैं तो यहाँ तुम्हें शब्द का अर्थ भी बताती चलती हूँ, लेकिन वहाँ अगर नहीं आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं बताऊँगी कि कैसे लिख देना है ना। यहाँ दे रहा अपठित गद्यांश पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। यह गद्यांश मैंने तुम्हारे लिए एक पेपर से निकाला है। तो इसमें कह रहा कि नीचे दिए गए जो गद्यांश है, गद्यांश का मतलब हो गया ये वाला गद्यांश जो ये भाग दिया हुआ, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर इसका उत्तर संस्कृत में लिखो। तो चलो मैं पहले गद्यांश पढ़ा देती हूँ। विद्यार्थी स्वस्य ज्ञानस्य प्रथमं चतुरांश गुरो सन्निध्यात लभते। विद्यार्थी का मतलब जैसे तुम विद्यार्थी हो, स्वस्य मतलब अपने, ज्ञान का, प्रथम मतलब पहला, चतुर्थांश मतलब चौथा भाग, यानी 100 का 4 भाग करोगे तो 25 25 25 4 बार आएगा ना। तो यहाँ कह रहा पहला चौथा भाग गुरु सन्निध्यात लभते, गुरु के पास प्राप्त करता है। यानी अगर हम 100% तुम्हें पढ़ाते हैं तो तुम उसमें से केवल 25% ही ग्रहण करते हो, यानी चौथा भाग। चौथा का भाग का मतलब होता है 1/4। ठीक है। तो ये चतुरांश भाग, चतुरांश मतलब 1/4, गुरो सन्निधात मतलब गुरु के पास से लभते मतलब प्राप्त करता है। स ज्ञानस्य द्वितीय चतुर्थ भागम स्वबुद्धे आपनोति। अब कह रहा कि 1/4 भाग तो यहाँ प्राप्त कर लेता है, लेकिन स ज्ञानस्य वह ज्ञान का दूसरा भाग अपनी बुद्धि से, यानी जैसे मैं तुम्हें पढ़ा देती हूँ तो उसके बाद तुम क्या करते हो, उसको दोबारा पढ़ते हो तो तुम्हें थोड़ा सा और आ जाता है, यानी तुम फिर किस में पहुँच जाते हो, 25 और फिर 25 भाग और सीख लिया अपनी बुद्धि से। मतलब 1/4 यहाँ, फिर दूसरा चौथा भाग यहाँ अपने बुद्धि से प्राप्त करते हो। ज्ञानस्य तृतीय चतुरार्थांशम सह पाठिभिः सह अध्ययनेन रतः सन प्राप्नोति। अब कह रहा है कि ज्ञान का तीसरा भाग यानी 75%, यानी तीसरा चतुर्थांश भाग जो होता है सहपाठ भी अपनी दोस्तों के साथ जब अध्ययन करते हो, सह अध्ययनेन अध्ययन करते हो, सन प्राप्नोति तब प्राप्त करते हो। चतुरार्थश्च चतुर्थ भागम विद्यार्थी संप्राते काले अर्जयन्ति। तो 75% तो हम पढ़ाई से ले लेते हैं, लेकिन 25% फिर भी बचा रहता है जिसे हम अनुभव करते हैं अपने समय में। जैसे अब मैं पढ़ाने लगी तो मेरे पास बहुत सारी कमी रही होगी, तो तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते मुझे अच्छे से आ गया, यानी वो 25% मैंने समय के साथ सीखा। ऐसे तुम भी चतुरांत भाग जो होगा, मतलब वो बचा हुआ 25% विद्यार्थी संप्रत काले अर्जयंत, जैसे जैसे समय पड़ता है वैसे वैसे सीखता रहता है। आगे कह रहा है कि एवं प्रकारेण गुरु मुखात आरब्ध विद्यार्थी नाम शिक्षण काले आगम काले कथ्यते। इस प्रकार के गुरु मुखात मतलब गुरु के मुख से आरंभ से विद्यार्थी का शिक्षण काल आगम काले तिकलत मतलब आगम काल कहलाता है, अध्ययन का काल कहलाता है। जो इस प्रकार का शिक्षण होता है गुरु मुखात, जो गुरु के मुख से आरंभ होता है, यानी जो गुरु से सीखना शुरू करते हैं, वह विद्यार्थी के शिक्षण काल का आगम काल कहलाता है, यानी सीखने का समय कहलाता है। ततः परम अधीतस्य पाठस्य स्वमेव पठनम चिंतनम सकाल स्वाध्याय काल कर। इस तरह परम अधीतस्य पाठस्य अपने पाठ का अध्ययन करना, स्वमेव पठनम चिंतनम स्वयं ही अपने पाठन यानी जो गुरु ने पढ़ा दिया उसका परम अध्ययन करना मतलब ज़्यादा पढ़ाई करना, और फिर स्वमेव पठन चिंतनम अपने आप पढ़ के उसका चिंतन करना, ये सब सकाल स्वाध्याय काल है। इसको स्वाध्याय काल कहते हैं। जब हम स्वयं पढ़ते हैं, जैसे अब मैं पढ़ने के बाद फिर तैयारी कर रही हूँ तो बहुत सारी पढ़ाई खुद पढ़ती हूँ, तो इसको कहते हैं स्वाध्याय काल। पश्चात पठित पाठस्य सहपाठिभिः सह चर्चा काल प्रवचन काले उच्यते।
कहते इसके पश्चात जब हम वही पठन पाठन करने के पश्चात अपने दोस्तों के साथ चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसे कहते हैं प्रवचन काले तुच्यते, उसे प्रवचन काल कहते हैं। यदा विद्यार्थी अधिगता विद्या व्यवहारे आनयत स व्यवहार कालो भवति। और जब वही विद्यार्थी अपने अध्ययन को प्राप्त अधिगता अध्ययन विद्या को सीख लेता है, व्यवहारे आनयत और अपने व्यवहार में लाता है, स व्यवहार कालो भवति, उसे व्यवहार काल कहते हैं। जैसे मैंने संस्कृत तुम्हें पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद तुमने सीख लिया, सीखने के बाद जब संस्कृत में तुम एक एक छोटे छोटे वाक्य बोलना शुरू करोगे तो उसे व्यवहार काल कहते हैं। एवं गुरो सकाशात प्राप्ता विद्याया छात्र पूर्वम आत्मनम प्रकाश्यते। कहते हैं कि जब गुरु के पास से प्राप्त विद्या को छात्र पूर्व आत्मनम प्रकाश्यते, अपने द्वारा अपने आप प्रकाशित करता है, स्वस्य कल्याण विद्याति, तब उसका कल्याण हो जाता है, यानी तब वो अच्छे से विद्या को सीखकर उपयोग करता है। यानी जैसे हम नौकरी पा लेते हैं, पढ़ते हैं गुरु से और फिर अपने आप सीखते हैं, फिर खुद से उसके बारे में सोचते हैं, तो हम अपने कल्याण को प्राप्त कर लेते हैं, धारण करते हैं। अनंतरम एतस्या ज्ञान सिखाया समाजस्य कल्याणम करोति, और फिर हम अपने ज्ञान से समाज का कल्याण करना शुरू कर देते हैं। अब ये तो हो गया हमारा गद्यांश, हमने इतना पढ़ लिया, मीनिंग भी पढ़ लिया, अर्थ भी पढ़ लिया। अब हमें क्या दिक्कत है कि अब हमें उत्तर छांटना है ना। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही कहला, केवल 4 प्रश्नों के उत्तर देने, लेकिन मैं सारा तुम्हें बता रही हूँ। कह रहा विद्यार्थी स्वस्य ज्ञान से प्रथमम चतुरांशम कस्य सन्निधात लभ्यते। अब इसमें तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसी लाइन को इसमें ढूंढ लो कि कहाँ पर ज्ञान है, कहाँ पर स्वस्य है। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है विद्यार्थी स्वस्य ज्ञान प्रथम चतुरांश गुरु सन्निधात लभ्यते, यानी पहले क्वेश्चन का सारा आंसर ये रहा तुम्हारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे प्राप्त कर लोगे। फिर कह रहा है कि विद्यार्थी ज्ञान से द्वितीय चतुर्भाग, अब द्वितीय चतुरांत भाग ढूंढ लो। ठीक है, कैसे ढूंढोगे, इस लाइन में कह रहा है यहाँ आओ, तो हमने पढ़ा था ना द्वितीय चतुरांत भाग हमें मिल गया। अब ये पूरी लाइन ही तुम्हारे लिए इसका उत्तर हो गया कि ज्ञान से द्वितीय चतुरांश भाग स्वयं आपनोति स्वबुद्धि आपनोति, है ना। ये दूसरा क्वेश्चन कितना आसान है देखो। तीसरा गुरु मुखात आरब्ध शिक्षण काल किम करते। अब तुम्हें कुछ नहीं ढूंढना, गुरु मुखात और आरंभ ढूंढना है। तो इस लाइन में देखो यहाँ लिखा था, कहाँ लिखा हुआ देखो, ध्यान से लाइन को मैच करते हुए देखना, जल्दी में नहीं पढ़ना है ना, गुरु मुखात ही तुम्हें ढूंढना है। तो हम कहें अभी हमने पढ़ाया था, एक मिनट, अभी हमने पढ़ाया था ना, गुरु के मुख से जो पढ़ा गया उसे क्या कहते हैं, उसे आगम काल कहते हैं। तो ये देखो गुरु मुखात कह रहा है यो प्रकारेण गुरु मुखात आरंभ विद्यार्थी शिक्षण काल है। तो ये हो गया तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन, ये वाला, ये गुरु मुखात और यहाँ कथ्यते। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अब आगे पढ़ेंगे हम। अब ये था एक पद में, गुरु मुखात आरब्ध शिक्षण काले किम कथ्यते। तो किम कहने के लिए तुम्हें एक पद में ढूंढना, क्या कहते हैं, आगम काल, उसमें लिखा हुआ था आगम काल कथ्यते। इसमें कह रहा है कि विद्यार्थी ज्ञान द्वितीय चतुरांत भाग खुद अपनोति। एक पदेन का मतलब एक ही बार में उत्तर दे दो, पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं। तो द्वितीय भाग कहाँ से प्राप्त करता है, स्वबुद्धि प्राप्त करता है। इसका उत्तर हो जाएगा स्वबुद्धि, इसका उत्तर हो जाएगा आगम काल। और इसका क्या कहता है कि कहाँ से प्राप्त करता है, कस्य सन्निधात, गुरु, है ना, गुरुवे सन्निधात, आता है। अब पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन का उत्तर लिखना होगा। अब इसी तरह इसको भी तुम्हें उस पद से मिलाते हुए चलना है। विद्यार्थी ज्ञान से तृतीय चतुरांत भाग को आपनोति। अब तुम क्या करोगे, पूरी लाइन लिखोगे। विद्यार्थी ज्ञान से तृतीय चतुरांत भाग स पाठवी स अध्ययनम रत प्राप्नोति, यानी इसका पूरा आंसर जो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखोगे। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है सह काल स्वाध्याय काल है, कि वह काल कौन कहलाता है, जो स्वाध्याय काल है। यहाँ देखेंगे स्वाध्याय काल, कहाँ देखेंगे, ये देखो स्वाध्याय लिखा हुआ, कोई भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। तो पूरा लिखोगे, ततः परम अधीतस्य पाठस्य स्वमेव पठनम चिंतनम एव काल है स्वाध्याय कालम। ठीक है, इस तरह तुम्हें पहले सारी लाइन ढूंढ लो, फिर ये देखो कि एक पद में कौन लिखना, पूर्ण वाक्य में कौन लिखना है। तो अब एक पदेन मैंने समझाया और पूर्ण वाक्य की पूरी लाइन वहाँ से उठा के लिख देना, यहाँ लिखने में परेशानी होगी। अगला देखेंगे, ठीक है।
यहाँ कह रहा है कि विद्यार्थी अधिगता विद्या यदा व्यवहारे आनयत स का समय भवति। कह रहा है जब विद्यार्थी प्राप्त विद्या को अपने व्यवहार में लाता है तो वो कौन सा समय होता है। इस लाइन के उत्तर के लिए हम फिर से यहाँ जाएंगे। तो यहाँ देखो व्यवहार कालो भवति, तो कह रहा है यदा विद्यार्थी अधिगता विद्या, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक का समय व्यवहार काल कहलाता है। ये तीसरे का आंसर हो गया। अब तुम्हें थोड़ा सा व्याकरण का काम दिया जाएगा। इन तीनों के उत्तर तुम अपने आप से, मैंने बता दिया है, उसको पढ़ के मिला के लिख के PDF बना के फिर मुझे भेजना आंसर, ठीक है। आगे देखेंगे। अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्त शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। अब तुम्हें शीर्षक का मतलब पाठ के बारे में पढ़ा है, तो तुम पहले किसके बारे में पढ़े हो, विद्या अध्ययन के बारे में पढ़े हो या सीखने के बारे में पढ़े हो ना। उसमें मैंने तुम्हें अर्थ बताया। तो जब तुम्हें नहीं भी आ रहा है ना कि मुझे नहीं पता, तो यहाँ देखो पहला पद और लास्ट में देखते हैं विद्यार्थी स्वस्य ज्ञानस्य, है ना, यहाँ लिखा हुआ है। फिर यहाँ क्या लिखा, ज्ञान सिखा समाज कल्याणम भवति। तो मतलब विद्या के बारे में ही कुछ बताया गया। तो पहला तो तुम विद्या ज्ञान ही लिख सकते हो। दूसरा, ज़्यादा अच्छे से तुम्हें आना चाहिए तो तुम लिख सकते हो कि स्वस्य ज्ञानम भी लिख सकते हो, है ना, अपना ज्ञान कैसे विख्याति प्राप्त करते हैं ना। तो और इसके बाद देखो तो यहाँ देखोगे कि ज्ञान सिखाया समाज कल्याणम, तो विद्या समाज कल्याणम की, तो यहाँ लिख सकते हो विद्या या ज्ञान सिखा भी लिख दोगे तब भी चलेगा, ठीक है। इस तरह तुम्हें इस पाठ गद्यांश का निचोड़ लिखना होता है। ये तो तुम्हारा हो गया इधर प्रश्न उत्तर। इधर देखो कि कुछ व्याकरण का काम मिला हुआ है। यहाँ तक तुम्हारा पूरा हो गया। आगे पढ़ेंगे। यथा निर्देश केवल प्रश्नत्रयम्, कह रहा है कि इसको भी अपने गद्यांश से ही ढूंढ सकते हो। लभते लिखा ना, लभते क्रिया या पदस्य कृत पदम। अब लभते को गद्यांश में ढूंढ लो। देखो कैसे ढूंढोगे, लभते कहाँ है, यहाँ देखो, यहाँ लभते है। तो जब यहाँ लभते है तो क्रियापद यानी सारे अक्षर को देख लो। विद्यार्थी स्वस्य ज्ञानम प्रथमम, तो इसमें काम करने वाला कौन है, विद्यार्थी है ना, और काम कराने वाला कौन है, गुरु है। अब हम फिर चलते हैं अपने प्रश्न पर। यहाँ देखते हैं, कह रहा कि लभते क्रिया या किसने काम किया है, प्राप्त किसने किया है, तो विद्यार्थी ने प्राप्त किया है। तो मैंने कर्ता वो हो गया, यानी लाइन किसके बारे में बोल रही है, वो वाक्य किसके बारे में बोला जा रहा है, वो कर्ता होता है। इसे कहते हैं कर्तृपद, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। शिक्षकस्य पर्याय, यानी यहाँ पर्याय का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, समान शब्द, समान या पर्यायवाची शब्द। यहाँ भी आराम से समझ सकते हैं। शिक्षक को अध्यापक भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं, आचार्य भी कहते हैं। या शिक्षकस्य किम पर्याय पदम, तो शिक्षक का पर्याय पद क्या होता है। तो अगर इस गद्य में देखा जाए तो ना तो इसमें अध्यापक का प्रयोग हुआ है और ना तो इसमें, देखो यहाँ तो मैं दिखा देती हूँ, यहाँ गुरु का प्रयोग हुआ है, यहाँ भी गुरु का प्रयोग है, ना आचार्य का प्रयोग हुआ है। तो जब गुरु और आचार्य का प्रयोग नहीं हुआ है तो नहीं, अध्यापक और गुरु का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यानी हमारे पास कौन आएगा, अध्यापक और आचार्य का प्रयोग इस गद्यांश में नहीं हुआ है। किसका प्रयोग हुआ, गुरु का। अगला कह रहा है स ज्ञानस्य द्वितीय भाग अत्र समान पदम किम, ज्ञानस्य द्वितीय चतुर्थांश भाग सह इति, जो यह सह शब्द है, तो सह किसके लिए है, वह सह मतलब वह सह कौन, एक तो उसने एक भाग प्राप्त कर लिया, किसने प्राप्त किया, विद्यार्थी ने। तो जब विद्यार्थी ने प्राप्त किया तो दूसरा अपने आप प्राप्त करेगा, तो यहाँ विद्यार्थी हो जाएगा। अब इसको जब देखोगे तो सह की जगह पे तुम्हें उस पहली वाली लाइन का विद्यार्थी लिख देना होगा। आगे कह रहा स्वस्य ज्ञानस अन्योपद विशेषणम, कह रहा स्वस्य ज्ञान जो है उसी तरह अन्योपद विशेषण, इस पद का विशेषण कौन है, ये जो पद दिया हुआ है इसमें ज्ञान का अपने ज्ञान का, इसमें कह रहा विशेषण कौन है, तो ज्ञान का विशेषण कौन है, स्वस्य, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया विशेषण। विशेषण अक्सर शब्द के आगे लगा होता है और जो बात बोली जाती है उसके बारे में बताया जाता है। जैसे तुम कहोगे कि पीत वस्त्र है ना, पीत वस्त्र है, तो यहाँ कोई पूछे विशेषण कौन है, तो वस्त्र कैसा है, पीला है। ज्ञान कैसा है, अपना ज्ञान है, अपने आप से प्राप्त किया है, ठीक है। तो ये विशेषण हो जाता है। इस तरह तुम्हारा एक गद्यांश खत्म हो गया। एक गद्यांश और है जिसको तुम पढ़ के
उसका उत्तर निकाल सकते हो। इसमें कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में तुम्हें बताया जा रहा है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताते हुए तुम्हें ये लाइनें पढ़नी है। सुभाष चंद्र बोस से महान स्वतंत्रता सेनानी आसीत। तो तुम इसको आराम से पहले सारा रीड कर डालना है, और रीड करने के बाद तुम्हें यहाँ क्वेश्चन में आना, प्रश्न में। तो यहाँ व्याकरण का काम नहीं दिया हुआ, सिर्फ 5 नंबर में देगा ये। सिर्फ प्रश्न देना है, एक पद और 2 पद का। तो अगर तुमने ऐसे इसको रीड कर लिया, चलो मैं तुम्हें बता भी देती हूँ। भाई ऐसा खराब कर रहे हैं ये तो। 1 मिनट बेटा, किसी की कॉल आ जाती है बीच में, ठीक है। यहाँ देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस है भारतस्य महान स्वतंत्रता सेनानी आसीत। सुभाष चंद्र बोस जो है भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। वह क्रांतिकारी नेता वीर योद्धा च आसीत। वह क्रांतिकारी और वीर योद्धा थे। सुभाषस्य जन्म बंग प्रांते 1897। तो इसको बोलोगे तुम 1897 तमे ख्रीष्टाब्दे जनवरी मासस्य 23 दिनांके अभवत। यानी सुभाष चंद्र बोस का जन्म बंगाल प्रांत में 1897 ईस्वी में जनवरी महीने के 23 तारीख को हुआ था। अस्य पितु नाम जानकी नाथ बोस है। इनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस था। अयम बाल्यकाले देव बुद्धिमान धैर्यवान साहसी चासीत। यह बचपन से ही कैसे थे? बुद्धिमान और साहसी थे। सः कोलकाता नगरे इंग्लैंड देशे शिक्षा प्राप्तवान। इन्होंने कोलकाता देश में तथा बाहर जाके विदेश इंग्लैंड देश में शिक्षा प्राप्त की। सः महात्मा गांधी भी प्रेरणाया भारतस्य स्वतंत्रताय सहयोग आंदोलने कांग्रेस दल से सहयोगी अभवत। अब उन्होंने क्या किया? महात्मा गांधी की प्रेरणा से भारत की स्वतंत्रता के लिए सहयोग करने के लिए असहयोग आंदोलन में कांग्रेस दल के सहयोगी बन गए। आगे पढ़ेंगे। किंतु कांग्रेस दल से विचारणे असंतुष्टो भूत्वा। लेकिन चूंकि कांग्रेस दल के विचार से वो असंतुष्ट हो गए। स महान संगठनकर्ता रूपेण आज़ाद हिंद फौज सेना संगठितवान। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी अलग एक सेना बना ली, जिसे आज़ाद हिंद फौज कहते हैं। इस प्रकार की सेना का निर्माण कर लिया। स देशे हिंदू मुस्लिमों एकतया कृते फॉरवर्ड ब्लॉक इतस्य स्थापना कृतवान। इन्होंने क्या किया? हिंदू मुसलमान सब एक साथ भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ें, इसलिए उन्होंने उनकी एकता को स्थापित करने के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की स्थापना की। जर्मनी देश से आकाशवाणी भारतस्य स्वाधीनता संदेशम दत्तवान। जर्मनी देश में जाकर आकाशवाणी क्या होती है? आकाशवाणी मतलब जो रेडियो सुनते हो ना, दूरसंचार माध्यम से, रेडियो के माध्यम से उन्होंने स्वतंत्रता के लिए संदेश दिया। तत् आवाहनम असित, उनका आवाहन था। यूयम मह्यम रक्तम ददातु, तुम मुझे खून दो। अहम स्मभ्यम स्वतंत्रतम दास्यामि, मैं तुम्हें खून आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, हिंदी में सुना होगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आंग्ल शासकीय से युद्ध क्रम में विमान दुर्घटना से मृत्यु जाता है। आंग्ल शासक जो है, आंग्ल शासकीय सह युद्ध क्रमे, उनके साथ युद्ध के क्रम में, मतलब वो लड़ाई लड़ी रहे थे, तब एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा सुना जाता है। सुभाष भारतमासु वीरसु पुत्र। सुभाष चंद्र महोदय जो थे वो भारत माता के वीर पुत्र तथा देशभक्ता नाम के थे महान प्रेरणा स्रोत आसीत, और देशभक्तों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा के स्रोत थे। इस प्रकार तुम्हें अब प्रश्नों के उत्तर देना है। सह कह भारतस्य महान स्वतंत्रता सेनानी आसीत। कौन भारत का महान स्वतंत्रता सेनानी था? तो तुम्हें क्या उठा के लिखना है? सुभाष चंद्र बोस है महान स्वतंत्रता सेनानी। एक पद में उत्तर देना है, या सिर्फ सुभाष चंद्र बोस लिख देना है। अगला कहता है कि कह क्रांतिकारी आसीत। अब कैसा, कौन क्रांतिकारी था? इसका उत्तर भी सुभाष चंद्र बोस है। सह क्रांतिकारी कहेगा तो सह की जगह क्या आना चाहिए? इनका नाम आना चाहिए। तो यहाँ फिर से सुभाष चंद्र बोस लिख देना है एक पद में। फिर कह रहा सुभाष चंद्र बोस से पितु नाम की, एक पद में उत्तर है, तो हमें क्या करना है? गद्यांश में जाना है, इनके पिता का नाम ढूंढ लेना है। पितु तो पहचान ही जाओगे ना, ऐसे देखो, स पितु नाम कहेगा, पितु नाम जानकी नाथ बोस है, तो ये रहा जानकी नाथ बोस, इसका आंसर हो गया। अब अगला पद है कि पूर्ण वाक्यहीन उत्तर लिखो, पूरे वाक्य में लिखना है। अब इस लाइन को मिलाओगे, सुभाष चंद्र बोस से आह्वानम की मासीत। तो उन्होंने अभी क्या आह्वान किया था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो पहले इसको, श्लोक का उत्तर है आवाहन सहित, तुम यहाँ तक लिखोगे पहले का उत्तर। दूसरा क्या लिखोगे?
दूसरा लिखोगे सुभाष चंद्र बोस बाल्यकालेत कीदृशः आसीत्। कैसे थे बाल्यकाल में, तो तुम बचपन वाली लाइन ढूंढो। कैसे थे स बाल्यकाल देव बुद्धिमान धैर्यवान साहसी च आसीत्। यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरे का क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। सुभाष चंद्र बोस किम संगठितवान, किसको इकट्ठा किया था, इन्होंने एक सेना बनाई थी, है ना, आज़ाद हिंद फौज की। तो यहाँ से लिखोगे सह, यहाँ से लिखोगे सह से लेकर यहाँ संगठितवान तक, यानी ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब इसको तुम सबको कॉपी में भी लिखना है और याद भी करना, ठीक है। इसी तरह एक दो और अपनी किताब व्याकरण विधि से उठा के गद्यांश का वो करना है, अभ्यास करना, ठीक है। आगे कह रहा है कि उपर्युक्त अनुच्छेद से कृत्य शीर्षक संस्कृत लिखा। अब शीर्षक में तो कुछ लिखना ही नहीं, जिसके बारे में बताया जा रहा है उसमें लिखो वीर योद्धा सुभाष चंद्र बोस, या नहीं आता है तो सुभाष चंद्र बोस लिख दो, ठीक है। ये तुम्हारा पूरा हो गया अपठित अवबोधन।